अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर्स इंग्लिश लर्निंग एकेडमी यानी पहला के फ्री ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग फोरम पे हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है मल्टी टॉपिक लेटर। बीए इंग्लिश के पार्ट 2 के पेपर में एक क्वेश्चन लेटर के नाम से आता है जो 15 नंबर का होता है। लेटर या एप्लीकेशन, इसमें चॉइस होती है। आज हम कवर करेंगे मल्टी टॉपिक लेटर को। अच्छा, पंजाब यूनिवर्सिटी समेत पाकिस्तान की तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में ये क्वेश्चन 15 नंबर का होता है। 90% चांसेस हैं कि ये लेटर किसी न किसी सोशल इवल इशू या प्रॉब्लम पर ही आता है। एक टीचर होने के नाते हम कभी भी ये रिकमेंड नहीं करते कि मल्टी लेटर टाइप का शॉर्टकट यूज़ किया जाए। उसकी वजह है कि जब आप शॉर्टकट यूज़ करते हैं तो आपकी ग्रोथ उस तरह से नहीं हो पाती, आपकी एजुकेशन उस तरह से नहीं हो पाती जिस तरह से आपको बीए में पढ़ना चाहिए। लेकिन इस चीज़ से भी हम बखूबी वाकिफ़ हैं कि जिस तरह के मुल्की हालात रहे हैं, कोविड-19 की वजह से तालीमी इदारे बंद रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं हो पाई। जो लोग एकेडमीज़ में पढ़ते हैं वो तो अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर पाए हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स सिर्फ तालीमी इदारों में ही जाते रहे हैं या वहाँ पे पढ़ते रहे हैं, उनकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं हो पाई। तो उनके लिए पहला ने एक मल्टी टॉपिक लेटर ड्राफ्ट किया है ताकि वो स्टूडेंट्स जो इस सूरत हाल में अपनी तैयारी सही तरीके से नहीं कर पाए वो इससे मुस्तफ़ीद हो सके और इस कम टाइम में अच्छी तैयारी करके अच्छे मार्क्स ले सके। अच्छा, ये जो लेटर है इसको हमने इस तरह से ड्राफ्ट किया है कि ये जो करंट और सोशल इश्यूज, प्रॉब्लम्स या इवल्स हैं वो तकरीबन सब के सब इसमें कवर हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ और आप लोगों से भी यही कहूँगा कि कॉमन सेंस का आपने यूज़ करना है। बहुत ज़रूरी है कि पेपर में बैठे हुए आप कॉमन सेंस यूज़ करें। ये लेटर इस तरह से ड्राफ्ट किया गया है, आपको इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पे रिक्वायर्ड हो, जहाँ पे ज़रूरत हो, आपके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे जो लाइन आपने निकालनी है उसको आप निकाल दें उसमें से, या कोई सेंटेंस है वो भी आप उसमें से निकाल सकते हैं। तो वो आपको कॉमन सेंस यूज़ करते हुए अपने पेपर में करना है। एक चीज़ है कि जब आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे इस लेटर को और इसको रिप्रोड्यूस करेंगे, अगर पेपर में ये आता है, जो डेफिनेटली आता ही है, तो एक चीज़ की श्योरिटी है कि अगर आपको इसको एज इट इज़ लिख देते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करते, पंक्चुएशन की मिस्टेक्स नहीं करते, तो 10 से 13 मार्क्स आप आसानी से 15 में से ले सकते हैं। इसके साथ ही हम लेक्चर की तरफ जाते हैं टाइम मज़ीद ज़ाया किए बगैर। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये लेटर जो टॉपिक्स को कवर करेगा जो मेरे पास हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। डिस्क्रिमिनेटिंग एटीट्यूड ऑफ पुलिस, बेगिंग, ओवरलोडिंग एंड ओवरचार्जिंग, ट्रैफिक मेस, एडिक्शन ऑफ स्मोकिंग एंड अदर ड्रग्स, राइजिंग प्राइसेस यानी इन्फ्लेशन भी आप इसे कह सकते हैं, टेररिज्म, अनहाइजीनिक कंडीशंस, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, strikes, deplorable conditions of roads, traffic violations, extravagant fashions, rash driving, traffic jams, noise pollution, energy crisis, unemployment, sensational news, bribery, corruption, hoarding, profiteering, smuggling, nepotism, डाउरी, चाइल्ड अब्यूज़, सुपरस्टिशन। ये तो वो टॉपिक्स हैं जो मेरे सामने हैं या जो मैंने इसको कवर करने की कोशिश की है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं। एक चीज़ तो श्योर है कि किसी न किसी इवल पे डिस्कशन के लिए लेटर आपको आएगा। तो इनके अलावा भी अगर कोई भी आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम है, इशू है, कोई इवल है, बुराई है जो हमारे मुआशरे में है, तो आप इसको एज इट इज़ ही लिख देंगे। बस जहाँ पे ब्लैंक्स छोड़ी हुई हैं वहाँ पे आप उस इशू का नाम लिख देंगे, उस प्रॉब्लम का जिस पे आपको लेटर लिखने के लिए आया है। शुरू हम करते हैं एग्जामिनेशन हॉल से, सिटी ABC, और फिर साथ ही डेट लिखी जाती है। अच्छा, ये जो शुरू का पार्ट है, इंट्रो पार्ट है, इसके अलग मार्क्स होते हैं। इसमें आमतौर पे जो गलतियाँ करते हैं स्टूडेंट्स वो होती हैं कॉमास की, फुल स्टॉप्स की, कैपिटल लेटर्स की। इन गलतियों की वजह से वो पूरे मार्क्स नहीं ले पाते। ये बहुत ज़रूरी है कि आप देखें कि कैपिटल लेटर कहाँ पे यूज़ होना है, कॉमा कहाँ पे यूज़ होना है और फुल स्टॉप कहाँ पे यूज़ होना है। इसको लिख के प्रैक्टिस करें। यानी एग्जामिनेशन हॉल
ایگزامینیشن کا ای کیپٹل ہے, ہال کا ایچ کیپٹل ہے, سٹی ABC. اس کے بعد ڈیٹ ہے. ڈیٹ لکھنے کے دو طریقے ہیں, یا تو جو پیٹرن یہاں پہ لکھا ہوا ہے جون 12 2021, یا تو آپ اس طرح سے لکھ لیں, یا پھر آپ لکھ لیں 12 جون 2021. اگر آپ 12 پہلے لکھیں گے تو پھر آپ کو TH کا ساتھ اضافہ کرنا پڑے گا ڈیٹ کے ساتھ, TH 12 کے لیے. لیکن اگر آپ 3rd لکھیں گے تو اس کے ساتھ RD جیسے بھی وہ 2nd یا 3rd یا جو کچھ بھی. لیکن بہتر یہی پیٹرن ہے جو آلریڈی یہاں پہ ہم نے یوز کیا ہے, جون 12 2021. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایڈیٹر, دا ایڈیٹر, اس کے بعد کوما, دا کا کیپٹل T ہوگا اور ایڈیٹر کا E کیپٹل ہوگا, اس کے بعد کوما ہوگا. اخبار کا نام, یہاں پہ نیوز پیپر آپ نے کہا ہے دا پاکستان ٹائمز, T کیپٹل ہے, P کیپٹل ہے, ٹائمز کا T کیپٹل ہے اگین. تو یہ چیز آپ نے غور کرنی ہے. اور اخبار کے نام کے بعد پھر کوما ہے. اس کے بعد جس شہر سے وہ شائع ہوتا ہے یا جہاں پہ آپ لکھ رہے ہیں اس شہر کا نام لکھنا ہے, لاہور, اس کے بعد فل سٹاپ. اس کے بعد آپ سبجیکٹ لکھیں گے, سبجیکٹ کے بعد کالن لکھیں گے, کالن جو اوپر نیچے دو ڈاٹس ہوتے ہیں, سبجیکٹ کالن ایفیکٹس آف انکریزنگ پرابلم یا ایول آف ڈیش. اچھا, یہ جو پرابلم سلیش ایول لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے اپنی کامن سینس یوز کرنی ہے. اگر تو وہ کوئی برائی ہے تو آپ پرابلم کو کاٹیں گے, ایول لکھ دیں گے. اگر وہ کوئی مسئلہ ہے, ایشو ہے, تو پھر آپ ایشو یا پرابلم لکھیں گے, ایول نہیں لکھیں گے. ایفیکٹس آف انکریزنگ ایشو آف ڈیش یا ایفیکٹس آف انکریزنگ پرابلم آف ڈیش یا ایفیکٹس آف انکریزنگ ایول آف ڈیش. اس کے بعد ریسپیکٹڈ سر, آپ آنریبل سر بھی لکھ سکتے ہیں لیکن ریسپیکٹڈ سر زیادہ بہتر ہے. تھرو دا کالمس آف یور اسٹیمڈ اینڈ وائڈلی ریڈ ڈیلی, آپ کے معتبر اور وسیع پیمانے پر پڑھے جانے والے روزنامہ اخبار کے کالموں کے ذریعے I would like to draw the attention of the journal public and the concerned authorities toward the increasing problem/evil of dash prevalent in our society. اب یہاں پہ اگین اگر تو وہ پرابلم ہے تو آپ پرابلم لکھیں, ایول کو کاٹ دیں. اگر ایول ہے تو پرابلم کو کاٹ دیں. اگر ایشو ہے تو دونوں نہ لکھیں, انکریزنگ ایشو لکھ دیں. میں عوام اور متعلقہ حکام کی توجہ ہمارے معاشرے میں پائے جانے والے ڈیش کے بڑھتے ہوئے مسئلے برائی کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. It has been observed that our society has been lately affected by the growing issue of dash. یہ دیکھا گیا ہے کہ ڈیش کے بڑھتے ہوئے مسئلے سے ہمارا معاشرہ حال ہی میں متاثر ہوا ہے. Like the majority of people, I too have been a silent witness of the spread of this problem, issue or evil. اکثر لوگوں کی طرح میں بھی اس مسئلے یا برائی کے پھیلاؤ کو خاموشی سے دیکھتا رہا ہوں یا رہی ہوں. ڈیش از اے فریکوینٹ فیچر آف نیوز پیپرز. ڈیش کے متعلق اکثر اخبارات میں شائع ہوتا رہتا ہے. اٹ از ڈیمن ڈیورنگ آور سوسائٹی. یہ برائی یا مسئلہ ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح کھا رہا ہے. گورنمنٹ آفیشلز کین ڈو نتھنگ ٹو اپروٹ اٹ. سرکاری افسران اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. ایون دا جینین اینڈ فیئر پیس آف ورک از پٹ ٹو اے ہالٹ ان ریڈ ٹیپزم. یہاں تک کہ حقیقی اور منصفانہ کام کو بھی دفتری طوالت میں روک دیا جاتا ہے. ریڈ ٹیپزم ہوتا ہے کہ جو کاروائیاں ہوتی ہیں, فارمیلٹیز ہوتی ہیں, ان کو کہتے ہیں ریڈ ٹیپزم. Masses are fed up of the government policies to eradicate this issue. عوام اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے حکومتی پالیسیوں سے تنگ آ چکے ہیں. The higher officials do not pay attention to the public complaints. اعلیٰ عہدیدار عوامی شکایات پر توجہ نہیں دیتے. Therefore, no social evil can be curbed so easily. لہٰذا کسی بھی معاشرتی برائی کو اتنی آسانی سے نہیں روکا جا سکتا. As someone who feels victimized by dash, I suggest that this devastating problem or evil can be nipped in the bud by taking the following measures. ڈیش کا شکار ہونے والے شخص کی حیثیت سے میں تجویز کرتا ہوں کہ مندرجہ ذیل اقدامات کر کے اس تباہ کن مسئلہ یا برائی کا کلا کما کیا جائے. The nation needs honest, sincere
resolute and dedicated leadership to get rid of all the evils and problems found in the society. मुआशरे में पाई जाने वाली तमाम बुराइयों और परेशानियों से निजात के लिए कौम को दयानतदार, मुखलिस, पुरअज़म, सरशार क़यादत की ज़रूरत है. The government and media should play their positive role in this regard. हुकूमत और मीडिया को इस सिलसिले में अपना मस्बत किरदार अदा करना चाहिए. There should be better policing. बेहतर मनसूबाबंदी होनी चाहिए. Besides implementing stricter rules and laws in this regard, honest and vigilant officers should be appointed so as to keep a check on this vast spread of dash in the country. इस सिलसिले में सख्त असूलों और कवानीन को नाफिज करने के अलावा ईमानदार और मुस्तैद अफसरान को भी मुकर्रर किया जाना चाहिए ताकि मुल्क में डैश के बढ़ते हुए मसले पर नजर रखी जा सके. The problem can be easily dealt with by spreading awareness in the general public about the issue as much as possible. इस मसले के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आम लोगों में शऊर उजागर करके इस मसला से आसानी से निपटा जा सकता है. Hence, I feel it is high time when the government should take strong and stern steps to combat this growing problem or evil of dash and thus ensure the safety, progress and prosperity of our society and country. लिहाजा मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि हुकूमत को डैश के बढ़ते हुए मसले या बुराई से निपटने के लिए सख्त इक़दामात करने चाहिए और इस तरह हमारे मुआशरे और मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाया जा सके. I hope the concerned authorities and civilized people will pay heed to my prayer. मुझे उम्मीद है कि मुतलका हुकाम और मुअज़्ज़ज़ शहरी मेरी इस्तदा पर ध्यान देंगे. अच्छा, ये जो लास्ट लाइन में है will pay heed to my prayer, यहाँ पे प्रेयर आमतौर पे हम नमाज के लिए या दुआ के लिए करते हैं, लेकिन कानूनी जुबान में प्रेयर इस्तदा को कहते हैं तलकीन करने को, दरख्वास्त करने को. थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन. मैं आपका नहायत ममनून हूँ. योर्स सिंसियरली XYZ. अब ये वो चीज़ें हैं कि यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स और आपकी पंक्चुएशन ये बहुत मैटर करती हैं. मैं हर लेक्चर में बार बार यही कहता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, उनका बड़ा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि इंसान पहाड़ से नहीं ठोकर खाता बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है. तो आपने कॉमास, फुल स्टॉप्स, क्वेश्चन मार्क्स, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी हर तरह की पंक्चुएशन और प्लस कैपिटल लेटर्स आपने कहाँ पे यूज़ करने हैं. जैसे मिसाल के तौर पर योर्स सिंसियरली. अब सिंसियरली का S छोटा है. अक्सर गलती होती है कि वो S बड़ा लिख दिया जाता है और उसके बाद कॉमा है. और योर्स में भी अपोस्ट्रोफी कुछ स्टूडेंट्स लिख देते हैं, YOUR के ऊपर अपोस्ट्रोफी जो सिंगल कॉमा होता है उसके बाद S, वो भी नहीं होता है. तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपने जहन में रखनी है और इनकी अच्छी तरह से तैयारी करनी है. बेहतर तरीका ये है कि आप इसको एक दो दफ़ा याद करके लिख के देखें. जब आप लिखेंगे, दोबारा चेक करेंगे, तो फिर आपको आइडिया होगा कि आपने कहाँ पे गलती की है. उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि आप इसको इतना टाइम सर्फ करके इसको अच्छी तरह से याद करें और फिर 5 से 7 स्पेलिंग मिस्टेक्स या पंक्चुएशन की मिस्टेक्स कर दें तो आपके 5 से 7 नंबर्स वहाँ से ही कट जाएं. कोशिश आपने करनी है कि अप टू द मार्क सिंगल डॉट तक जो है वो आपने इसको एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना है. सिर्फ जहाँ पे आपने देखना है कि टॉपिक के लिहाज से जो भी आपको चेंजेस करनी पड़े वो आप छोटी मोटी चेंजेस करेंगे, बाकी आपने इसको एज इट इज़ ही लिख देना है. ये हर इशू पे, हर प्रॉब्लम पे, हर इवल पे पूरा उतरता है और आपको 10 से 13 मार्क्स तक आपको दिला सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर हैंड राइटिंग एंड स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन, कि आप किस तरह से प्रेजेंट करते हैं और आपकी हैंड राइटिंग किस तरह की है. तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे. और चूँकि पेपरों की तैयारी के लिए टाइम कम है तो इसको याद करें और इसको पेपर में प्रोड्यूस करें. हम आपको अश्योर करते हैं कि अगर आप किसी कॉमा या फुल स्टॉप या जो भी पंक्चुएशन की मिस्टेक्स हैं उनके बगैर, स्पेलिंग मिस्टेक्स के बगैर इसको एज इट इज़ पेपर में लिख देते हैं तो 10 से 13 मार्क्स तक आप सिक्योर कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे और इतने शॉर्ट टाइम में आपकी तैयारी के लिए बेहतरीन ज़रिया होगा. और मुझे उम्मीद है कि आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे.
اور اچھی سے تیاری کریں گے، ہم آپ کے بہتر مستقبل کے لیے، درخشاں مستقبل کے لیے، تابناک مستقبل کے لیے پر امید ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آپ اچھے مارکس سے پاس ہوں۔